विच इज़ एरेज एज फंक्शन आर्गूमेंट्स। यानी कि अब आप चाह रहे हैं कि जिस तरह आप दूसरे वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं, उसी तरह से एरेज भी फंक्शन के अंदर भेज सकें और उससे क्या कुछ किया जा सकता है, ये हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स सपोज के आपके पास ये एरे है, लास्ट में भी इस तरह की एक एरे हमने बनाई थी, 5 साइज़ की मैंने ये एरे बनाई और उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स मैंने स्टोर कर दिए हैं। यूज़र से आपने इनपुट ले ली है, जैसे भी आपके पास आ गए हैं, 5 वैल्यूज़ आ गई हैं इस एरे के अंदर। इसका नाम है ARR1, एरे 1 है इसका नाम। अब मैं इस एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। अब डिस्प्ले करना एरे के एलिमेंट्स को इज़ अ कॉमन टास्क। वी वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द एरे एंड वी नो हाउ टू डू इट। इसको ज़ाहिर लूप लगा के करना पड़ेगा, इस तरह की लॉजिक बनेगी। i इज़ लेस देन n i++ और उसके बाद लूप की बॉडी में मैं ARR1 के इंडेक्स i पे पड़े हुए एलिमेंट को डिस्प्ले कर दूंगा। स्पेस से सेपरेट करके एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे और जब पूरी एरे डिस्प्ले हो जाए तो न्यू लाइन पे चले जाए। सो इस तरह से इस किस्म की सिंपल लॉजिक लगा के हम एरे को डिस्प्ले करते आए हैं। एरे का अगर सम करना है या दूसरा भी प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए भी मोस्टली इसी तरह की लॉजिक लगाई जाती है। इनपुट लेनी है यूज़र से, उसके लिए भी इसी तरह का लूप लगाया जाएगा। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस एरे एंड सिंस डिस्प्लेइंग द एरे इज़ अ कॉमन टास्क, आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ सेपरेट फंक्शन फॉर दैट। चैप्टर 6 में हम फंक्शन की बात कर चुके हैं कि फंक्शन हम मोस्टली क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक मेजर रीज़न फंक्शन के इस्तेमाल करने का कोड रीयूज़ भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं एरे को डिस्प्ले, किसी भी इंटीजर्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए एक दफ़ा एक फंक्शन बना लूँ और उसके बाद जब भी कोई इंटीजर की एरे डिस्प्ले होने आएगी मेरे पास, मैं उस फंक्शन के थ्रू उसे डिस्प्ले कर लिया करूँगा। इस तरह से वो एक रीयूजेबल कोड बन जाएगा और बार बार मुझे डिस्प्ले करने का कोड मेन में या अपने किसी और फंक्शन में नहीं लिखना पड़ेगा। वो एक जगह पर लिख के डिबग करके करेक्ट करके मैं इंप्लीमेंट कर लूँगा और उस फंक्शन को ज़रूरत पड़ने पर हर उस जगह से कॉल किया जा सकता है जहाँ पर मुझे एरे को डिस्प्ले करने की ज़रूरत पेश आएगी। सो आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन फॉर दैट पर्पज़। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखने लगा हूँ और इसमें आप देखेंगे आप सिंटेक्स में कि क्या चेंज आएगी व्हेन यू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन। तो डिस्प्ले एरे मैंने अपने फंक्शन का नाम चूज़ किया और इसके साथ मैं जाहिर है कि एरे भेजूँगा। जिस एरे को मैंने डिस्प्ले करवाना है उसको पास ऑन करूँगा। आपने कोई इंटीजर किसी फंक्शन में पास ऑन करना हो तो आप लिखते हैं इंट, पैरामीटर में इंट के तौर पे या डेटा टाइप का नाम लिखते हैं। पैरामीटर के अंदर ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता। आप सिंपली इंटीजर या डेटा टाइप का नाम जो भी है वो लिखते हैं। अब चूंकि मैं एक इंटीजर नहीं भेज रहा इस फंक्शन के अंदर, एक एरे ऑफ इंटीजर्स भेजना चाहता हूँ, तो हाउ विल आई स्पेसिफाई दैट। सिंटेक्स क्या है उसको स्पेसिफाई करने का। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप इंट के साथ एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन कर देंगे। तो दिस इज़ द वे टू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन कि इंट की जगह इंट के साथ अब इस एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर, साइज नहीं इसके अंदर लिखना, सिर्फ एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस विल टेल द कंपाइलर कि अब मैं सिर्फ एक इंटीजर नहीं भेजूंगा इस फंक्शन में, बल्कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स भेजी जाएगी इस फंक्शन में। तो दैट्स हाउ चेंज एज फार एज द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इज कंसर्न्ड। अब जब इसको मैं इंप्लीमेंट करने लगूंगा, नीचे जाहिर है मैं मेन के अंदर इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। पहले इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं मेन के बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डिस्प्ले एरे की फंक्शन की। तो void display array. Now I need to specify the name of this parameter as well, क्योंकि उस नाम से मुझे इसे फंक्शन की बॉडी के अंदर रेफर करना होगा। Let me specify the name a, let's suppose, और उसके बाद empty square brackets। अब नोट करें कि एरे का नाम इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट और डेटा टाइप के दरमियान लिखना है। जब आप प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखी, तो मैंने इंट और इंट के बाद स्पेस दे के लिख लें या स्पेस के बगैर लिख लें, यानी कि इस तरह भी ठीक है और इस तरह भी ठीक है। टिपिकली स्पेस दे के लिखना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इंट के साथ मैंने मेंशन कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स का एम्प्टी पेयर टू इंडिकेट के एक इंटीजर नहीं आएगा बल्कि एक इंटीजर्स की एरे आएगी इस फंक्शन में। अब फंक्शन को डिफाइन करते वक्त फंक्शन के हेडर में दिस इज़ द फंक्शन हेडर, ये जो पहली लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। अब मैंने डेटा टाइप और एरे की स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान उस वेरिएबल को, उस पैरामीटर को नाम भी देना है। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, माई एरे भी लिख सकते हैं, बट कंसाइजनेस के लिए मैं यहाँ पे ए ही लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आप एरे फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। अब ये एरे आपके पास आ जाएगी तो इसको डिस्प्ले कैसे करना है, इस फंक्शन का काम क्या है, इस एरे को डिस्प्ले करना। तो डिस्प्ले करने के लिए यही वाली लॉजिक यूज़ होगी। तो मैं यहाँ से कोड कट करके इधर फंक्शन की बॉडी में पेस्ट करने लगा।
अब यहाँ पे ऑब्वियसली ARR1 नहीं है मेरी एरे का नाम। मेरी एरे का नाम क्या है जो पैरामीटर में आ रही है, उसका नाम a है, तो मैं यहाँ पे AI लिखूंगा। और I विल गो फ्रॉम 0 टू वेयर, अब कहाँ तक जाना है इसने। यहाँ पे तो n लिखा हुआ था जब मैंने मेन में ये कोड लिखा हुआ था, बिकॉज n वॉज डिफाइंड हेयर एज अ नेम कॉन्स्टेंट विच वॉज 5 विच इज द साइज ऑफ दिस एरे। तो इसको मैं कहाँ तक लेके जाऊँ, ये एरे का साइज क्या है, इस एरे का साइज क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अगेन एक तो तरीका ये है कि आप हार्ड कोड कर दें इसे। हार्ड कोड करने से मुराद आप यहाँ पे 5 फिक्स कर दें, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वाला फंक्शन सिर्फ 5 साइज़ की एरेज को डिस्प्ले कर सकेगा, या अगर बड़ी एरे है तो उसके सिर्फ पहले 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकेगा। मैं चाहता हूँ ये फंक्शन जेनेरिक हो, जेनेरिक इन द सेंस कि आई वांट टू यूज़ दिस फंक्शन, आई वांट टू बी एबल टू यूज़ दिस फंक्शन टू डिस्प्ले एनी एरे ऑफ इंटीजर्स, चाहे उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, चाहे उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, चाहे उसके अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, चाहे उसके अंदर 200 एलिमेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के थ्रू मैं डिस्प्ले उस एरे को कर सकूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन की प्रोटोटाइप में चेंज करनी पड़ेगी। जिनके फंक्शन में अब एरे के साथ साथ मुझे उसका साइज़ भी अलग से भेजना पड़ेगा, क्योंकि एरे के साथ उसका साइज़ तो नहीं आ रहा, तो आई नीड टू स्पेसिफाई द साइज़ सेपरेटली। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर फंक्शन की प्रोटोटाइप में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। So whenever you are passing an array into a function, you must pass its size, which is another integer, always separately. Array तो पास करनी ही है, एक पैरामीटर वो हो गया और दूसरा पैरामीटर उसका साइज हो गया। तो यहाँ पे अब मैं साथ में उसका साइज भी भेज दूंगा। उसके लिए कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं, मैं साइज का नाम ही यूज़ करने लगा। तो पहला पैरामीटर यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप में array है, और दूसरा पैरामीटर एक इंटीजर है जो कि उस array का साइज है। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर आ गया जिसको नाम मैंने a दे दिया, और दूसरा पैरामीटर आ गया इंटीजर जो कि एरे का साइज़ है, इसलिए मैंने उसके लिए एक मीनिंगफुल नेम साइज़ यहाँ पे डिसाइड कर लिया। और यहाँ पे अब वही साइज़ जो ऊपर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यही साइज़ मैं यहाँ पे लूप की कंडीशन में भी यूज़ कर लूँ। तो दिस इज माई फंक्शन डिस्प्ले एरे विच विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस एरे ए, जिसका साइज़ यहाँ पे मुझे सेकंड पैरामीटर में दिया जा रहा है। उसके मुताबिक मैंने लूप लगा लिया और ए की मदद से मैंने AI करके उसके तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर लिया। अब ये होगी फंक्शन प्रोटोटाइप। इनके एरे आप पास कर रहे हैं किसी फंक्शन में, प्रोटोटाइप कैसे होगी वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया कि साथ में अब एरे के साथ उसका साइज़ भी भेजना ज़रूरी है, क्योंकि आई वॉन्ट दिस फंक्शन टू बी जेनेरिक। तो किसी भी साइज़ के एरे को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आई मस्ट स्पेसिफाई द साइज़ सेपरेटली फ्रॉम द एरे इटसेल्फ। तो दो पैरामीटर आ गए, एरे एंड द साइज़। अब आखिरी चीज़ रह गई है, इस एरे के डिस्प्ले करने वाले फंक्शन को, डिस्प्ले एरे को कॉल कैसे करेंगे। तो कॉल करने के लिए मुझे फंक्शन का नाम ऑब्वियसली यूज़ करना है, वो मैं लिखूंगा डिस्प्ले एरे। और पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर वो एरे है जिसको मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो मेन से जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ARR1 भेजूंगा। ARR1 क्या है, अगर आपको फंक्शन के अंदर जो हमने टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी थी अगर याद हो, तो ARR1 इज द आर्गुमेंट है। जो कॉलिंग फंक्शन है वो जिस वेरिएबल को, या इस केस में एरे को, पहले पैरामीटर में यहाँ पे भेज रहा है, कॉलिंग फंक्शन के परस्पेक्टिव से दिस इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट। वाइल कॉल्ड फंक्शन जो कि डिस्प्ले एरे का फंक्शन है इटसेल्फ, उसके परस्पेक्टिव से ये पहला पैरामीटर उसका पहला पैरामीटर कहलाएगा। सो ARR1 और साथ में उसका साइज भेजना है, तो वो मैं यहाँ पे n भेज देता हूँ। तो दिस इज अ कॉल टू दिस फंक्शन डिस्प्ले एरे जो कि मैंने अभी बनाया। उसके बाद अगेन इस फंक्शन की ये फंक्शन हमने जेनेरिकली इंप्लीमेंट किया है, तो इसकी जेनेरिसिटी को समझने के लिए लेट अस से कि मेरे पास एक और एरे भी है यहाँ पे ARR2। लेट्स सपोज उसका साइज़ 3 है, तो मैंने उसका साइज़ यहाँ पे अब नेम कांस्टेंट के तौर पे नहीं डिफाइन किया, अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने लिटरल वैल्यू 3 यहाँ पे यूज़ कर ली है, और उसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं कोई सी 3 वैल्यूज़ उसके अंदर सेव कर देता हूँ, 4, 8 एंड 15 लेट्स सपोज, और इसको भी मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो अब डिस्प्ले एरे का फंक्शन इस एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ARR2 द नेम ऑफ द एरे, और साथ में जाहिर है उसका साइज़ जो कि 3 है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर डिस्प्ले एरे का फंक्शन मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ, जितनी बार आप कॉल करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। तो पहली दफ़ा ARray1 को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, दूसरी बार ARray2 को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस एंड ट्राई टू सी कि ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
तो इसके आउटपुट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले पहली एरे डिस्प्ले हो गई है, उसके 5 वैल्यूज़ 10, 20, 30, 40, 50 वो डिस्प्ले हो गई हैं, और फिर दूसरी एरे की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 4, 8 एंड 15. So this way I have implemented a function display array which is taking an array of integers, its size which is an integer, और उसको डिस्प्ले कर रहा है. Now what if we have an array of doubles here? डबल्स की एक एरे है, लेट्स सपोज उसके अंदर भी 5 वैल्यूज़ हैं 1.2, 5.6, 4.4 और लेट्स से कि मैं 3 वैल्यूज़ ही इनिशलाइज करता हूँ. और यू नो जब मैं पार्शियली इस तरह एरे को इनिशलाइज करता हूँ तो बाकी तमाम जगहों पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली जाएगी. तो इंडेक्स 0 पे 1.2 गया है, फिर 5.6 गया है, फिर 4.4 गया है, और आखिरी 2 इंडेक्सेस पे 0 चली गई है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस एरे एज वेल. तो कैन आई यूज दिस फंक्शन डिस्प्ले एरे टू डिस्प्ले दिस एरे ऑफ 5 डबल्स? नो आई कांट. वाई? बिकॉज यहाँ पे अगेन टाइप मिसमैच आ जाएगा कि आपने ये फंक्शन बनाया है इंटीजर्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए, तो ये किसी और टाइप के एरे को डिस्प्ले नहीं कर सकता. वेल चूंकि डबल टाइप की एरे है इसलिए वो उसे डिस्प्ले करने के काबिल नहीं है, कंपाइल टाइम पे एरर आएगी ये. सो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मुझे अगर डबल्स की एरे डिस्प्ले करनी है तो मुझे उसके लिए एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा. यहाँ पे मैं इसकी प्रोटोटाइप लिखता हूँ, डिस्प्ले एरे ऑफ doubles. This will take a double array and obviously its size. अब इंटीजर्स की एरे थी तो यहाँ पे इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स भेजी थी, डबल की एरे है तो यहाँ पे डबल और स्क्वायर ब्रैकेट भेजेंगे ऑब्वियसली, लेकिन साइज तो इंटीजर ही है हमेशा. चाहे इंटीजर्स की एरे का साइज हो, चाहे डबल्स की एरे का साइज हो, चाहे कैरेक्टर्स की एरे का साइज हो, चाहे स्ट्रिंग्स की एरे का साइज हो, किसी भी टाइप की एरे हो, उसका साइज तो हमेशा इंटीजर ही है. तो यू कैन सी कि दूसरा पैरामीटर इंटीजर ही रहेगा. पहले पैरामीटर में ऑब्वियसली चेंज आई है कि यहाँ पे इंटीजर की एरे थी, यहाँ पे अब डबल्स की एरे है. फंक्शन का नाम भी मैंने चेंज कर लिया है, डिस्प्ले एरे ऑफ डबल्स कर दिया है. तो इसको अगर इम्प्लीमेंट कर लें नीचे, इसका नाम भी ए रख देते हैं, डी रखते हैं, और साथ में इसका साइज़ आ रहा है इसको एस कह देते हैं. हाल दो के साइज़ भी लिखा जा सकता है. और यहाँ पे हमने इसको तो इसको भी साइज़ ही कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइज़ इसका लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर है, यानी कि इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल, तो इसके अंदर भी साइज़ नाम का एक वेरिएबल हो सकता है, उसमें कोई जायका नहीं है. नाम भी रखना है तो इसका ए भी रख सकते हैं, अगेन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो मैंने यही वाली लॉजिक ऑब्वियसली यूज़ करनी है एरे के कॉन्टेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए. द ओनली डिफरेंस वुड बी हेयर कि यहाँ पे मैं ए की जगह ऑब्वियसली ये डी नाम चूज़ किया है तो मैं डी यूज़ करूँगा. तो ये डिस्प्ले एरे ऑफ डबल्स का फंक्शन बन गया, जिसमें मैं एरे ऑफ डबल्स आ रही है, उसका साइज़ आ रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ. इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, डिस्प्ले एरे ऑफ डबल्स. नाउ द एरे इज गॉन. तो अब ये डिस्प्ले एरे ऑफ डबल्स का फंक्शन डबल्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा. क्विकली अगर इसको एग्जीक्यूट करके भी एक बार देख लें तो यू कैन सी द थर्ड लाइन इन द आउटपुट एज वेल which corresponds to this array of doubles, and you can see the first 3 values are these 3 and the next 2 values are 0. जैसा कि हमने बात की कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से अगर पार्शली एरे को इस तरह इनिशियलाइज किया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 बाकी इंडिसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव 2 functions here, a function to display an array of integers of any size. वो एरे आप यहाँ भेजेंगे पहले पैरामीटर में, साथ में उसका साइज स्पेसिफाई कर देंगे. दिस अदर फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले एन एरे ऑफ डबल्स. वो भेजेंगे पहले पैरामीटर में और साथ में उसका साइज भेजेंगे विच विल बी एन इंटीजर. तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ये दूसरा फंक्शन यूज हो जाएगा. तो अब मैंने यहाँ पे नाम जानबूझ के फिलहाल दूसरे फंक्शन का सेपरेट रखा है. मैं यहाँ पे चैप्टर 6 में हमने जैसे पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस फंक्शन का नाम भी बिल्कुल यही रख सकता हूँ. डिस्प्ले एरे ये जिसके अंदर इंटीजर्स की एरे आ रही है, और नीचे वाला फंक्शन का नाम भी डिस्प्ले एरे है जिसके अंदर डबल्स की एरे आ रही है. तो दिस इज परफेक्टली फाइन बिकॉज द सिग्नेचर ऑफ द 2 फंक्शंस इज डिफरेंट. सिग्नेचर में क्या चीज़ शामिल होती है? उसका नाम शामिल होता है, उसकी पैरामीटर लिस्ट शामिल होती है. तो इसका नाम डिस्प्ले एरे है, नीचे वाले का नाम भी डिस्प्ले एरे है, लेकिन इसमें एक इंटीजर्स की एरे आ रही है जबकि इसमें एक डबल्स की एरे आ रही है. तो कंपाइलर इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 फंक्शन कॉल्स. अगर मैं डिस्प्ले एरे नाम का एक फंक्शन कॉल करूँगा इंटीजर्स की एरे पे तो वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा. अगर डिस्प्ले एरे का फंक्शन कॉल करूँगा एक डबल्स की एरे पे तो ये दूसरे वाला फंक्शन कॉल कर देगा. सो यहाँ पे अब कॉल में भी चेंज कर लेते हैं और ऑब्वियसली
फंक्शन के हेडर में भी इसका नाम डिस्प्ले एरे रख देते हैं तो देयर शुड बी नो इशू, प्रोग्राम शुड स्टिल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट परफेक्टली जैसा कि वो पहले चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया है कि खामखा आपको फंक्शन का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर लिस्ट्स आर डिफरेंट यू कैन यूज़ द सेम फंक्शन नेम। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग व्हिच वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पे मैंने अब दो डिस्प्ले एरे के फंक्शन बना लिए। पहला फंक्शन आपका इंटीजर्स की एरे को डिस्प्ले कर रहा है और दूसरा फंक्शन डबल्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ हियर अगर हम फिलहाल लेट्स सपोज के एक ही एरे हमारे पास, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये फंक्शन है डिस्प्ले एरे जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दिस एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। नाउ लेट अस सपोज कि डिस्प्ले एरे के फंक्शन में मैं ये काम कर देता हूँ, डिस्प्ले एरे का काम कर देता हूँ, एरे को डिस्प्ले कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स सपोज या इसी लूप के अंदर एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले किया और उसके बाद मैं कहता हूँ ए आई को, जिसको मैंने अभी भी डिस्प्ले किया है, उसके अंदर 5 ऐड कर दो। यानी कि मैं एरे को सुनो, मुझे एरे को सिर्फ डिस्प्ले करना था लेकिन मैंने चलें ये भी कर दिया साथ में कि उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट कर दिया, गलती से या जानबूझ के मैंने ये काम कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई कम बैक टू द मेन फंक्शन आफ्टर द कॉल टू दिस फंक्शन हैज कंप्लीटेड। उस वक्त ARR1 के अंदर क्या पड़ा होगा, कैसे पता चलेगा? उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब डिस्प्ले करने की लॉजिक वंस अगेन यहाँ पे लिखी जा सकती है या मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर सकता हूँ, डिस्प्ले एरे के फंक्शन को ही दोबारा से कॉल कर सकता हूँ। उसी एरे को जरा दोबारा डिस्प्ले करके देखो क्या डिस्प्ले होता है। लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट। व्हाट डू यू थिंक, बाय द वे व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा यहाँ पे? जब मैं पहली बार एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ तब तो 10, 20, 30, 40, 50 डिस्प्ले होगा। जब दूसरी बार एरे डिस्प्ले होगी तो एरे के कंटेंट्स क्या होंगे? क्या 10, 20, 30, 40, 50 ही होंगे या चेंज हो चुके होंगे, उन्हें 5 का इजाफा हो चुका होगा? लेट्स ट्राई टू सी कि क्या होता है। रिजल्ट माइट बी अ लिटिल सरप्राइजिंग। दिस इज द आउटपुट। सो पहली दफ़ा जब एरे डिस्प्ले हुई तो 10, 20, 30, 40, 50 डिस्प्ले हुए जैसा कि होने चाहिए थे। अब दूसरी बार जब मैंने वही एरे डिस्प्ले की है तो उसके कंटेंट्स तब्दील हो चुके हैं। अब 10 की जगह 15 आ चुके हैं, 20 की जगह 25 आ चुका है, हर वैल्यू में 5 का एडिशन हो चुका है। और यही फंक्शन कॉल्स अगर मैं रिपीटेडली करूँ 3-4 मरतबा तो यू कैन सी द चेंज इन एवरी फंक्शन कॉल। हर बार उसके अंदर 5 का इजाफा होता जा रहा है। इस सब का क्या मतलब है? यानी कि हर बार अगर वो लास्ट टाइम पहले फंक्शन ने इसे 10 से 15 कर दिया था, दूसरे ने 15 से 20 कर दिया है, तीसरे ने 20 से 25 कर दिया है, इसका मतलब है कि एज अ रिजल्ट ऑफ एवरी फंक्शन कॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन द एरेज एलिमेंट्स, द ओरिजिनल एरे इज बीइंग चेंज्ड। अब ये बिहेवियर हमें नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में नज़र नहीं आता था, लेकिन नॉर्मली आप जिस किसी फंक्शन के अंदर एरे या कोई और वेरिएबल भेजते हैं, इंटीजर टाइप का भेजते हैं, डबल टाइप का भेजते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी, फंक्शन के चैप्टर के अंदर, आप उस वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज मुझे वापस आके कॉलिंग फंक्शन में नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि पास बाय वैल्यू में कीवर्ड इज कॉपी, कि डेटा की कॉपी बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉपी नहीं बन रही, जब मैं एरे को भेज रहा हूँ तो उसकी कॉपी नहीं बन रही, बल्कि कुछ और हो रहा है। अब वो कुछ और क्या हो रहा है उसको समझने के लिए हमें ज़रा इस एरे को अलग से विजुलाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है जब मैं किसी एरे को किसी फंक्शन में भेजता हूँ। नॉर्मल वेरिएबल फंक्शन में भेजते हैं, वो तो हम पिछले काफ़ी लेक्चर से बात करते आ रहे हैं। यू नो वेल कि क्या होता है। अगर पास बाय वैल्यू के थ्रू भेजें तो तब क्या होगा, और अगर पास बाय रेफरेंस के थ्रू भेजें तो तब क्या होता है। पास बाय रेफरेंस के थ्रू ऑब्वियसली उसके ओरिजिनल कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं, उस वेरिएबल की कॉपी नहीं बनती, बल्कि उसका एक एलियस बन जाता है जो कि उसी ओरिजिनल वेरिएबल को रेफर कर रहा होता है। और फंक्शन अगर उस पैरामीटर में कोई चेंज करता है जो पास बाय रेफरेंस किया गया है तो ओरिजिनल वेरिएबल मेन में या कॉलिंग फंक्शन में तब्दील हो जाता है। पास बाय वैल्यू के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन एरे को मैंने यहाँ पे बाय रेफरेंस तो नहीं पास किया, मैंने तो एरे को नॉर्मली पास किया है, जैसा मैं नॉर्मली वेरिएबल्स को पास करता हूँ।
लेकिन यहाँ पे मुझे स्टिल वो वाला बिहेवियर नज़र आ रहा है कि फंक्शन जो एरे में चेंज कर रहा है वो ओरिजिनल एरे भी चेंज होती जा रही, ओरिजिनल एरे के कंटेंट भी चेंज होते जा रहे हैं। तो वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन। सो लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज इट हियर। दिस इज दैट एरे, ये मेन में मैंने लेट्स सपोज बनाई है, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बनाई हुई है, वही 5 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, वो उसमें पड़ी हुई। ये लेट्स सपोज उसका बेस एड्रेस है 1100, तो 1100 अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस है तो 1104 होगा सेकंड का, 1108 होगा थर्ड का, एंड सो ऑन फॉर द अदर 2 एलिमेंट्स। नाउ व्हेन द फंक्शन डिस्प्ले एरे इज कॉल्ड, इसकी एक कॉल को देखते हैं, इस वाली कॉल को देखते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? This array 1 is passed as the first argument which is received as this parameter, this first parameter a. Now here comes the interesting bit. Whenever in C++, whenever you pass an array into a function, only its base address is passed to that function. पूरी array की कॉपी नहीं बनती, सिर्फ उसके बेस एड्रेस की कॉपी बनती है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आप किसी array का नाम वैसे ही स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें तो क्या डिस्प्ले होगा? दिस विल डिस्प्लेज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, लेकिन नाम एरे का डिस्प्ले करने से पूरी एरे नहीं डिस्प्ले होती, रैदर उसका सिर्फ बेस एड्रेस डिस्प्ले होता है। यू कैन वेरीफाई दैट एज वेल बाय दिस फर्स्ट लाइन। ये जो बड़ा सा नंबर हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ आवर एरे ARR1 जो कि मेन में बनी हुई। सो व्हाट हैपन व्हेन आई मेक दिस फंक्शन कॉल, जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ARR1 भेज रहा हूँ, तो ARR1 क्या है? दिस एड्रेस, और वो हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया है, वो है 1100, रेड में मैंने हाईलाइट किया है। तो इन द फंक्शन डिस्प्ले एरे व्हेन दिस एड्रेस इज रिसीव्ड एज a हियर, तो ये अब डिस्प्ले एरे के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो विद इन द फंक्शन डिस्प्ले एरे आपके पास a में क्या आया है? पूरी एरे की कॉपी नहीं आई, बल्कि सिर्फ उसका बेस एड्रेस जो कि 1100 है उसकी कॉपी बन गई, वो यहाँ पे आ गया 1100। अब इस फंक्शन में, यानी कि डिस्प्ले एरे के फंक्शन में, जब मैं a सब i करके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँगा तो दर हकीकत मैं 1100 के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँगा। ये मैंने वही फार्मूला डिस्कस किया है यहाँ पे, दोबारा से लिखा है यहाँ पे, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो व्हेन आई से लेट्स सपोज विद इन दिस फंक्शन, पहली इटरेशन में जब i 0 होगा तो मैं यहाँ पे a0 को रेफर कर रहा हूँ, a0 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा? a0 को एक्सेस करने के नतीजे में वो a यानी 1100 में कुछ ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? ये 0 ऐड करेगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। अब वंस अगेन 4 क्या है? चूँकि ये एरे इंटीजर्स की है, इसलिए साइज ऑफ ईच बॉक्स, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट्स, तो देयरफॉर वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था। So 1100 plus 0 into 4, 1100. This tells it the address of the first location, first element of my array, which is 1100. तो इसे एक्सेस करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, 10 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद अगली लाइन में, ये लाइन हमने बाद में ऐड की थी, हम क्या कह रहे हैं? उसी वैल्यू को एक्सेस करो, उसी में 5 ऐड करो और वहीं पे सेव कर दो। इसके पीछे भी वो यही सब कैलकुलेशन करेगा। लोकेशन नंबर 1100 पे जाएगा, इसको एक्सेस करेगा, इसमें 5 ऐड करेगा और इसको अपडेट करके कर देगा 15। दिस 10 इज नो लॉन्गर देयर, यहाँ पे 15 आ गया। तो ये 15 कहाँ चेंज हो गया? ये तो ओरिजिनल एरे 1 में भी चेंज हो गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ दिस लूप वो अगले एलिमेंट को एक्सेस करेगा। सिमिलरली यहाँ पे 20 की जगह 25 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 55 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी एरे जो चेंज हो रही है ए के थ्रू, लेकिन ए चूंकि इसी एरे का बेस एड्रेस है तो ओरिजिनल एरे ARR1 चेंज हो गई है। व्हेन द फंक्शन इज टर्मिनेटेड, व्हेन दिस फंक्शन टर्मिनेट्स, अपना काम करके ये ख़त्म हो जाता है, तब तक यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं। ये 25 हो चुका है, ये 35 हो चुका है, ये 45 हो चुका है, ये 55 हो चुका है। फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, डिस्प्ले एरे का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अब डिस्प्ले एरे का फंक्शन ख़त्म होगा तो क्या होगा? ये जो इसकी बेस एड्रेस की कॉपी बनी थी, व्हेन दिस फंक्शन डिस्प्ले एरे वाज कॉल्ड, दिस वुड बी डिस्ट्रॉयड। ए खत्म हो जाएगा,
क्योंकि ये तो फंक्शन के साथ ही बना था, जो कि एरे के बेस एड्रेस की कॉपी थी, ठीक है। सिमिलरली जो इसका लोकल वेरिएबल साइज होगा वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल एरे थी वो तो मेन में बनी हुई है, इट विल रिमेन देयर, उसको रहना चाहिए मेमोरी के अंदर और वो रहेगी, लेकिन विद दीज चेंजेस वो रहेगी। वो चेंज हो चुकी है, वो चेंजेस अंडू नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन ने जो चेंजेस किए हैं वो ओरिजिनल एरे में किए हैं, इस बेस एड्रेस को यूज़ करते हुए ओरिजिनल एरे को तब्दील कर दिया है, तो ओरिजिनल एरे आपको मेन में जाके वो तब्दील वाली ही चेंज हुई नज़र आएगी। इसलिए जब मैंने यहाँ पे दूसरी बार इस एरे को डिस्प्ले किया था तो मुझे अपडेटेड वैल्यूज़ नज़र आई थी, ये वैल्यूज़ नहीं नज़र आई थी, और उस दूसरी फंक्शन कॉल ने भी उसमें 5-5 ऐड किए होंगे, तो वो अगली बार इसको 20 कर देगा, इसको 30 कर देगा, इसको 40 कर देगा, 50 कर देगा, इसको 60 कर देगा, and so on. In each subsequent call to this function display array, हर बार वो ओरिजिनल एरे को ही एक्सेस करेगा by copying its base address only, not the whole contents, बल्कि सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बनाएगा, और जब फंक्शन को अंदर डिस्प्ले करने के साथ साथ वो 5-5 ऐड करने लगेगा यहाँ पे, तो वो ओरिजिनल एरे के कंटेंट्स भी हर बार चेंज करता जाएगा, which is happening as you observe from this output. यही हो रहा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वही आउटपुट से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this is the concept behind passing. Whenever you pass an array into a function in C++, this is what happens. The called function जो कि डिस्प्ले एरे का फंक्शन है इस केस में, कॉलिंग फंक्शन इस केस में मेन है, तो मेन में बनी हुई एरे का सिर्फ बेस एड्रेस इसके पास आएगा, बेस एड्रेस की कॉपी बनेगी और वो उस कॉपी की मदद से एक्सेस ओरिजिनल एरे को ही कर रहा होगा। ना आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन लैंग्वेज डिज़ाइनर ने ये चूज़ किया, लैंग्वेज जिन्होंने डिज़ाइन की उन्होंने ये चूज़ किया कि ऐसा होगा, और इसका फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि टिपिकली व्हेन देयर आर ह्यूज एरेज, ये तो 5 साइज़ की एरे टोटल 20 बाइट्स की है, तो यू माइट से कि इसकी कॉपी भी बन जाती तो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी एरेज हों आपके पास, फॉर एग्जांपल लाखों, एक एरे है जिसका साइज़ 1 लाख है, 1 मिलियन है, 10 लाख साइज़ की एरे है, उसको जब भी आप किसी फंक्शन में पास करेंगे, मल्टीपल फंक्शन में पास करना पड़ सकता है, डिस्प्ले करने की नीयत से आपने किसी फंक्शन में पास किया तो उसकी पूरी की पूरी कॉपी बनेगी। यानी कि अगर ये एरे 1000 साइज़ की है लेट्स सपोज, तो इट विल बी टेकिंग हाउ मेनी बाइट्स, 1000 इंटू 4000 बाइट्स इन मेमोरी। सिमिलरली अगर 10,000 साइज़ की है तो इट विल बी टेकिंग 40,000 बाइट्स इन मेमोरी। तो जब भी फंक्शन कॉल हो, एरे इसमें पास हो रही है, तो 40,000 बाइट्स की कॉपी बनानी पड़ेगी, which is inefficient in general. So this method is adopted to make this process more efficient, कि आप फंक्शन कॉल करें तो पूरी एरे की कॉपी ना बने, बल्कि सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बना के ही काम चला लिया जाए, ताकि मेमोरी काफ़ी सारी बच सके। So that's the logic behind this behavior in language C++. So you should be always careful whenever you are passing arrays into function, जैसा कि आप अगले आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे, अगले आने वाली लैब के अंदर भी करेंगे, तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर एन एरे इज पास्ड इनटू अ फंक्शन, आपको वही पास बाय रेफरेंस वाला बिहेवियर नज़र आएगा, इन दैट सेंस कि अगर आप इस फंक्शन में बैठ के एरे के अंदर कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज आपको वापस मेन में जाके या कॉलिंग फंक्शन में जाके भी दिखाई देगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने एरे को एक बार एक्सेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, और उसके बाद मैं एरे के अंदर 0 सेव कर देता हूँ, जिस भी एलिमेंट को एक्सेस किया है उसके अंदर 0 सेव कर देता हूँ, या -99 सेव कर देता हूँ। तो नाउ व्हाट विल हैपन, पहली बार सिर्फ एरे के कंटेंट सही डिस्प्ले होंगे और बाकी बार सिर्फ वो -999 ही नज़र आ रहा होगा। एरे के कंटेंट्स हैव बीन चेंज्ड, हैव बीन डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कॉल व्हिच वाज मेड टू दिस फंक्शन डिस्प्ले एरे। तो एज अ प्रोग्रामर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मज़ीद बढ़ जाएगी इस केस में, कि आपने अगर डिस्प्ले एरे का फंक्शन लिखा है तो उसको सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को रीड करके डिस्प्ले करना है, ना कि उसको मॉडिफाई करे। तो ये वाला काम इस फंक्शन में होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस फंक्शन इज सपोज्ड टू जस्ट डिस्प्ले द कॉन्टेंट्स ऑफ द एरे, नॉट टू मॉडिफाई इट। पहले ये 5 ऐड कर रहा था, मैंने -999 सेव कर दिया, तो ऐसा कोई काम इस फंक्शन में आप नहीं करेंगे, आपको खुद से ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर गलती से कर देते हैं तो ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ द एरे विल बी डिस्ट्रॉयड। नाउ इन ऑर्डर टू सी दिस मोर क्लियरली, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो इसको मज़ीद देखने के लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास
ये मैंने एरे 1 कॉल होने से पहले, फंक्शन कॉल करने से पहले एरे 1 को डिस्प्ले किया, ARR1 को डिस्प्ले किया। ARR1 को डिस्प्ले किया तो क्या डिस्प्ले हुआ था, एरे का बेस एड्रेस डिस्प्ले हुआ था, क्योंकि इसका बेस एड्रेस है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये एरे मेमोरी में कहाँ से शुरू हो रही है। एज पर दिस एग्जांपल हमने एज्यूम किया है कि हमारी एरे का बेस एड्रेस 1100 है। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ है तो आप फंक्शन में आते साथ ही यहाँ पे ए को डिस्प्ले कर लें, या इसको अगर लेबल भी कर दें प्रॉपरली, बेस एड्रेस इन डिस्प्ले एरे। डिस्प्ले एरे के फंक्शन में जो एरे पहुंची है उसका बेस एड्रेस क्या है, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ बेस एड्रेस इन मेन। तो मेन के अंदर जो हमने एरे बनाई हुई है, जिसको हम इस फंक्शन के थ्रू, डिस्प्ले एरे के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका बेस एड्रेस क्या है। तो ये मैंने ऊपर बेस एड्रेस डिस्प्ले कर दिया और नीचे उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन कॉल कर दिया। तो बेस एड्रेस इन मेन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एरे का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ विच इज़ द बेस एड्रेस, और यहाँ पे मैं बेस एड्रेस इन डिस्प्ले एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ए जो कि इस एरे का नाम है उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। नाउ यू विल सी क्लियरली इन द आउटपुट कि ये दोनों एड्रेसेस, अगर हमारी ये डिस्कशन ठीक है तो दोनों आउटपुट स्टेटमेंट्स, दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स के नतीजे में सेम एड्रेस डिस्प्ले होना चाहिए, तभी हम अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ जी हकीकतन बिहाइंड द सीन्स यही हो रहा है। जो इस एरे का, इस 5 साइज की एरे का एड्रेस था, बेस एड्रेस था मेन में, वही एक के अंदर पड़ा हुआ है इन द डिस्प्ले एरे फंक्शन। सो एग्जीक्यूट करते हैं एंड सी द आउटपुट। जो एड्रेस मेन में डिस्प्ले हो रहा है वही एड्रेस एग्जैक्टली 0014 FBA8 वही यहाँ पे डिस्प्ले एरे के फंक्शन में भी डिस्प्ले कर रहा है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग दिस आर्गुमेंट के जब भी एरे किसी फंक्शन में पास होती है तो उसके सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बनती है, पूरे एरे की कॉपी नहीं बनती। और रीज़न इसका सिंपल सा क्या है, एफिशिएंसी, कि आप इतनी बहुत बड़ी एरे की अगर कॉपी बनाने बैठ जाएंगे हर फंक्शन कॉल के ऊपर तो बहुत सारी मेमोरी और बहुत सारा टाइम इसी प्रोसेस में ज़ाया हो जाएगा। तो लैंग्वेज डिज़ाइनर्स चोज टू इम्प्लीमेंट इट दिस वे, जिसके अंदर वो एरे के सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बनाते हैं, जब भी एरे फंक्शन में पास होती है पूरी एरे की कॉपी नहीं बनती। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन, किस तरह से पास करनी है। तो इन जनरल यू शुड पास द एरे इटसेल्फ, प्लस you should also pass the size of the array. Always whenever you are going to write a function which is taking an array as a parameter, you must pass the size of the array as a separate parameter. इस केस में डबल्स की एरे भेज रहे हैं तो साथ में इसका साइज तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो ये वाला पैरामीटर हमेशा इंटीजर रहेगा। यहाँ पे टाइप चेंज हो सकती है, इंटीजर की एरे तो इंट है, डबल्स की एरे तो डबल है, करैक्टर्स की एरे है तो करैक्टर आ जाएगा, स्ट्रिंग्स की एरे है तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, एंड सो ऑन फॉर एनी अदर डेटा टाइप। आप ये चेंज करेंगे लेकिन साइज़ तो एरे की टाइप कुछ भी हो, साइज़ ने तो हमेशा इंटीजर ही रहना है, तो वो आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में पास कर रहे होंगे। नाउ इफ़ यू लुक एट योर बुक, दिस इज सेक्शन 7.7, 7.6 तक जैसा मैंने पहले कहा हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। दिस इज 7.7 एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। सो पहले उसने ये एग्जांपल दी है जिसमें एक सिंपल फंक्शन शो वैल्यू का लिखा है जो कि किसी एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा है, और अगर एरे को डिस्प्ले करना है तो एलिमेंट बाय एलिमेंट उस एरे के एलिमेंट्स एक करके उस फंक्शन में पास करने पड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। सो वो कहता है जी हम इसको एक पूरी एरे ही एकदम पास कर देते हैं, और जाहिर है एरे पास की है तो साथ में उसका साइज भी भेजना पड़ेगा, जिस तरह हमने किया उसमें भी यहाँ पे वही शो वैल्यूज़ का फंक्शन लिखा है जो कि एक एरे इंटीजर्स की ले रहा है, उसका साइज ले रहा है और उस एरे को डिस्प्ले कर रहा है। हमने अपने फंक्शन का नाम डिस्प्ले एरे रखा है। इस तरह ये इसकी प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में अगेन एरे भेजनी है तो डेटा टाइप के साथ एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे फंक्शन के हेडर में एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स और डेटा टाइप के नाम के दरमियान आपका उस पैरामीटर का, उस एरे का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे भी इस फिगर के थ्रू और ये वाली डिस्कशन अगर आप पेज 415 के एंड पे पढ़ें तो यहाँ पे भी वही तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहा है जो अभी हमने डिस्कस की कि व्हेनेवर यू पास एन एरे इनटू अ फंक्शन इट्स बेस एड्रेस इज ओनली पास्ड एंड that base address is actually referring to the original array.
सो ये जो नंबर्स की एरे इसने मेन में बनाई है, इसको यहाँ पे नम्स के नाम से रेफर कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जो एक्चुअली जब वो नम्स 0 को एक्सेस करेगा, इट विल एक्सेस नंबर्स 0, ओरिजिनल एरे एक्सेस हो रही होगी। ये तमाम डिस्कशन एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसमें लिखा भी हो कि इन दिस फंक्शन कॉल द एड्रेस ऑफ द नंबर एरे इज बीइंग पास्ड एज द फर्स्ट आर्गुमेंट टू द फंक्शन। तो एड्रेस पास हो रहा है, उसका बेस एड्रेस पास हो रहा है, लेकिन बेस एड्रेस की मदद से एरे वही एक्सेस हो रही है जो मेन में बनी हुई है। तो अगर कोई चेंज होती है इस फंक्शन के थ्रू, उस एरे के कंटेंट्स में नम्स के किसी इंडेक्स पे आप कोई नई वैल्यू लिखवा देते हैं, चेंज कर देते हैं वैल्यू, तो ओरिजिनल एरे नंबर्स भी चेंज हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी अपनी एग्जाम्पल में ऑब्जर्व भी किया था, देखा भी था। सो ये नोट वाला बॉक्स भी अगर देखें कि ऑल्दो नम्स इज नॉट अ रेफरेंस वेरिएबल, इट वर्क्स लाइक वन, कि एरेज के अंदर जो बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है वो पास पे रेफरेंस वाला बिहेवियर है। और कुछ जगहों पे आपको ये चीज़ शायद लिखी हुई मिले भी इंटरनेट के ऊपर या कुछ किताबों के ऊपर कि एरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस, ऑल्दो टेक्निकली ये टर्म गलत है। एरेज आर नॉट पास बाय रेफरेंस, एरेज आर पास बाय वैल्यू। लेकिन जब भी एरे किसी फंक्शन में पास होती है तो उसका सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बन रही होती है, देयरफॉर यू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पास बाय रेफरेंस। लेकिन एरेज आर पास बाय वैल्यू, सिर्फ बिहेवियर आपको पास बाय रेफरेंस वाला मिलता है, ड्यू टू द फैक्ट कि आप बेस एड्रेस की कॉपी बना रहे हैं, पूरी एरे की कॉपी नहीं बना रहे। यहाँ पे अगेन उसने वही शो वैल्यूज़ का फंक्शन मल्टीपल एरेज, डिफरेंट साइजेस की एरेज के ऊपर दिखाया है। हमने भी इसको डिस्प्ले करके देखा था। तो ये पहले 8 साइज़ की एरे डिस्प्ले कर रहा है सेट 1, और फिर उसी फंक्शन के थ्रू सेट 2 को डिस्प्ले कर रहा है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हैं, एक तो वही शो वैल्यूज़ का फंक्शन है, एक डबल एरे का फंक्शन है। अब डबल एरे का फंक्शन क्या कर रहा है? डबल एरे का फंक्शन एरे के कंटेंट्स को डबल अप कर रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगेन दिस शोज के एरेज आर एरेज व्हेनेवर दे आर पास्ड इनटू अ फंक्शन, आपको पास पे रेफरेंस वाला बिहेवियर मिलेगा। पहले वो एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है, फंक्शन कॉल के बाद डिस्प्ले, डबल एरे को कॉल करने के बाद भी एरे को डिस्प्ले कर रहा है। तो दरमियान में वो डबल एरे के फंक्शन को कॉल कर रहा है, एरे के कंटेंट्स को डबल अप कर रहा है। तो बिफोर द फंक्शन कॉल वैल्यूज ये 1 2 3 4 5 6 7 जो स्टोर की थी यहाँ पे, और आफ्टर द फंक्शन कॉल दोज वैल्यूज हैव बीन डबल्ड थ्रू दिस फंक्शन व्हिच इज सिंपली मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू ऑफ द एरे, ईच इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके वहीं पे सेव कर रहा है। तो अगेन इन्फोर्सिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कि whenever an array is passed into a function, only its base address is copied, not the whole array is copied। उसकी कॉपी नहीं बनती, सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बनती है। और बेस एड्रेस की मदद से जब आप वही फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ओरिजिनल एरे के अंदर ही वो एड्रेसेस को एक्सेस कर रहा होता है, उसी के एलिमेंट्स को तब्दील कर रहा होता है, उसकी कॉपी नहीं बनती। So that's the whole concept of passing arrays into functions। Now जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिस्प्ले एरे के फंक्शन में, अब ये जो फंक्शन था डबल एरे का, इसको तो एरे के एलिमेंट्स को तब्दील करना है, तो देयरफॉर इसको तो राइट होने चाहिए कि ये एरे को तब्दील कर सके, जैसा कि इस केस में कर रहा है। देखिए अगर आप डिस्प्ले एरे का फंक्शन लिखते हैं जैसा हमने लिखा, या शो वैल्यूज़ का फंक्शन लिखते हैं जैसा इसने लिखा हुआ है, किताब ने के ऑथर ने लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले एरे या शो वैल्यूज़ के फंक्शन को ये राइट से नहीं होने चाहिए कि वो एरे के कॉन्टेंट्स को मॉडिफाई कर सके। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्ले एरे का फंक्शन, तो डिस्प्ले एरे के फंक्शन में देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट दिस फंक्शन ओनली रीड्स द वैल्यूज ऑफ द एरे, दिस इज फाइन, एंड इट शुड नॉट ट्राई टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ द एरे लाइक दिस और लाइक दिस, जिस तरह हमने प्रीवियसली कर रहे थे। तो ये वाला काम अलाउ ही नहीं होना चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर, जब वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं सो दैट के फंक्शन कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस एरे एंड कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द एरे, यानी कि आपको रीड ओनली एक्सेस दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट, जब आपको कोई मार्कशीट शेयर की जाती है आपकी लैब की या असाइनमेंट की, तो यू कैन ओनली रीड दैट मार्कशीट, उसके अंदर से अपने मार्क्स आप रीड कर सकते हैं, आपको रीड ओनली एक्सेस दिया गया है, मॉडिफाई करने के राइट्स आपके पास नहीं है, वो राइट्स आपके इंस्ट्रक्टर के पास हैं, वो सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है। सो इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि डिस्प्ले एरे के फंक्शन के अंदर भी हम ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें कि डिस्प्ले एरे का फंक्शन अगर करना भी चाहे जानबूझ के या गलती से इसके संग कोई काम भी करना चाहे तो वो ना कर पाए,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी सी प्लस प्लस आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि आप इसको एक कांस्टेंट एरे के तौर पे पास करें। अब इसका क्या मतलब है? इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ये हमारे फंक्शन डिस्प्ले एरे की प्रोटोटाइप है, विच इज टेकिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स साइज, सेकंड पैरामीटर साइज है। तो यहाँ पे मैं एरे ऑफ इंटीजर्स जो पहला पैरामीटर है, इसकी डेटा टाइप से पहले एक कीवर्ड कॉन्स्ट और स्पेस का इजाफा करने लगा। तो दिस मीन्स that this function will take an array of integers which is constant for this function. In other words, this function cannot modify the contents of that array. तो कॉन्स्ट का इजाफा यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप में भी होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन हेडर में भी होगा, दोनों जगह पे होगा। फंक्शन कॉल में कोई चेंज नहीं आएगी, फंक्शन कॉल उसी तरह ही है जिस तरह पहले आप कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर बैठ के विद द एडिशन ऑफ दिस कॉन्स्ट, अगर इस फंक्शन में बैठ के इस तरह का काम करूँगा, AI की वैल्यू को एक्सेस करूँगा, रीड करूँगा, वो तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा, और मॉडिफाई किस तरह होता है? टिपिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करके आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, या आप सीन यूज़र से इनपुट लेके उसको मॉडिफाई, या फाइल से इनपुट लेके उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये दोनों काम अब नहीं हो सकेंगे। ये काम पे भी एरर देगा वो, और इनपुट लेके भी मॉडिफाई करने से आपको रोक देगा। इन अदर वर्ड्स, अब मैं एरे ए के AI किसी भी एलिमेंट को, किसी भी इंडेक्स में पड़े हुए एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो दीज टू स्टेटमेंट्स विल रिजल्ट इन अ कंपाइल टाइम एरर। इसको बेशक एग्जीक्यूट करके देख लें, वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा एरर। अगर आप देखेंगे तो वो यही एरर दे रहा होगा जो यहाँ पे शो कर रहा है, बेसिकली कि आप एक कॉन्स्ट एरे के एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे ही एरर है जब आप किसी कॉन्स्ट को, नेम कॉन्स्टेंट आपने बनाया हुआ है और उसको चेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करने की कोशिश करूँ n इज इक्वल टू 7, तो इट वॉन्ट अलाउ मी टू डू सो। तो वही वाली एरर, उसी तरह की एरर यहाँ पे भी शो कर रहा है और इस स्टेटमेंट में भी शो कर रहा है। यानी कि एक्सीडेंटली भी, अगर गलती से भी मेरे से एरे के कंटेंट्स चेंज हो गए थे तो वो भी अब मैं नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को रिमूव कर दें, नाउ द फंक्शन विल वर्क करेक्टली। So with addition of this const with the parameter as well as in the function header, you can force this function, give this function a read-only access of this given array. Similarly, you would want here as well कि ये जो डबल्स की एरे इस फंक्शन में पास कर रहे हैं, डिस्प्ले एरे का कोई काम नहीं है कि इस फंक्शन के थ्रू, इस फंक्शन के अंदर बैठ के इस एरे को मॉडिफाई करे। हर फंक्शन ने सिर्फ अपना काम ही करना है। तो ये फंक्शन बनाया गया है डिस्प्ले एरे के लिए, इट शुड नॉट मॉडिफाई द कॉन्टेंट्स। या अगर ये मॉडिफाई कर रहा है तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए, इसका नाम डिस्प्ले एरे नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये फंक्शन हमने डिस्प्ले एरे का डिस्प्ले करने की गर्ज से बनाया था, तो इसके अंदर भी जो एरे ऑफ डबल्स आ रही है, इसको भी एरे ऑफ कांस्टेंट डबल्स होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन अगर मैं कोई और फंक्शन लिखता हूँ, जिस तरह अभी बुक में हमने देखा भी, जो कि एरे की एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल डबल एरे या डबल अप एरे, एरे के वैल्यूज़ को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके। इस फंक्शन में ऑब्वियसली आप जो एरे पास कर रहे होंगे वो कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज दिस फंक्शन इज सपोज टू, रिक्वायर्ड टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ द एरे। इसका काम ही ये है कि इसमें इसको डबल अप करना है, तो यहाँ पे आप कांस्ट नहीं लिखेंगे। तो फंक्शन जिस मकसद से बनाया जा रहा है उस मकसद पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें एक नॉर्मल एरे भेजेंगे जो कि पॉसिबली मॉडिफाई भी हो सकती है, या एक कांस्टेंट की एरे भेजेंगे, उसके साथ कांस्ट का कीवर्ड का इजाफा करके भेजेंगे। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे जो कि डिस्प्ले कर रहे होंगे या एरे की वैल्यूज़ को लेट्स सपोज सम कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन लिखते हैं जो कि एक इंटीजर्स की एरे लेगा, उसका साइज लेगा और उसकी एरे के तमाम एलिमेंट्स का सम करके मुझे रिटर्न करेगा। नोट करें कि अब इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड नहीं है, कैलकुलेट सम, ठीक है जी। एरे के तमाम एलिमेंट्स को सम करना है। ये इस फंक्शन की डेफिनेशन।
क्या कर रहे होंगे हम इस फंक्शन के अंदर, इसी तरह से एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल सम 0 से इनिशियलाइज कर लिया और एरे के हर एलिमेंट को सम में ऐड करते जा रहे हैं और जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम उस सम की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन विच इज कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं, सम एरे A+R1 वही एरे जो ऊपर हमने बनाई हुई है उसको सम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, नाम हमने सम एरे नहीं रखा बल्कि कैलकुलेट सम रखा है और इस सम को हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर लें। अब एरे की वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो रही हैं, साथ में इसका सम जो कि 150 बनता है इन 5 वैल्यूज़ का सम, वो भी डिस्प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट शुड बी द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट सम। क्या यहाँ पे कॉन्स्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब नोट करें ज़रा इसकी लॉजिक को। कैलकुलेट सम का काम क्या है? एरे के एलिमेंट्स को सम करना है एक एक करके। क्या इसके पास एरे को मॉडिफाई करने के राइट्स होने चाहिए? यकीनन नहीं होने चाहिए। तो अगर नहीं होने चाहिए तो इसको भी कांस्टेंट की एरे ही भेजें, क्योंकि फंक्शन कॉल में तो कोई फर्क नहीं आना। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्ट का इजाफा करना है प्रोटोटाइप में और कॉन्स्ट का इजाफा करना है यहाँ पे पहले पैरामीटर से पहले फंक्शन के हेडर। तो नाउ दिस फंक्शन एक्सीडेंटली भी अगर ये AI को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसे करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सो नॉर्मली जो भी फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो जिसमें आप एरे पास कर रहे हैं उसके बारे में सोचें कि क्या इसमें एरे हमें कम्प्लीटली भेजनी है, डायरेक्टली उस तरह ही भेजनी है जिस तरह जिसके अंदर हम उसे रीड भी कर सकें और मॉडिफाई भी कर सकें। फॉर एग्जांपल डबल अप का फंक्शन था तो उसमें आप इंटीजर की एरे भेजेंगे। देखिए अगर डिस्प्ले एरे का फंक्शन है, डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है, सम करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे आप हमेशा कांस्टेंट का कीवर्ड का साथ में इजाफा करके उसको कांस्टेंट एरे बना के भेजेंगे ताकि फंक्शन के पास उसको मॉडिफाई करने के राइट्स ना हो। दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस विच यू विल बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो। यानी कि इस प्रिंसिपल को कि आप उन फंक्शन को राइट्स ही नहीं दे रहे कि जो जिनका काम नहीं है एरे को मॉडिफाई करना, तो उनके पास राइट्स भी नहीं होने चाहिए कि वो उसको मॉडिफाई करें। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। यानी कि एवरीवन शुड बी गिवन दैट मच राइट्स टू परफॉर्म एनी टास्क जो उसके टास्क के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसको राइट्स नहीं होने चाहिए। बजाय इसके कि आप इसके अंदर पूरी एरे भेजें और फिर इससे एक्सपेक्ट करें कि हाँ जी ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा और मॉडिफाई नहीं करेगा। तो आप क्यों ना उसको इन्फोर्स कर दें कि हाँ जी आपने उसको डिस्प्ले ही करना है, रीड ही कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ मच बेटर सोल्यूशन। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू नीड टू मॉडिफाई एन एरे इन अ फंक्शन, वो डबल अप एरे के थ्रू हो जाएगी। अभी हम चाहते हैं कि और एग्जांपल भी उसकी बात करेंगे, देन ऑब्वियसली कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पे जो चंद एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस की, डिस्प्ले की हो गई, कैलकुलेट सम की हो गई, एवरेज की हो गई, फाइंड मीन करना है किसी एरे में से, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे भी अगेन आपको एरे को मॉडिफाई करने के राइट्स नहीं होने चाहिए उन फंक्शंस को। कहाँ पे राइट्स होने चाहिए? फॉर एग्जांपल डबल अप एरे को किसी भी लिहाज से मॉडिफाई करना है, वहाँ पे आपके पास राइट्स होने चाहिए। Similarly, I can use a function to take input from the user into an array. Input लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यूज़र से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकता हूँ गेट इनपुट के नाम से, या गेट वैल्यूज़ के नाम से, टू स्टोर इनटू अ पर्टिकुलर एरे, और उसमें मैं एरे भेज रहा हूँ जिसमें इनपुट लेनी है और साथ में उसका साइज भेजूँगा। जाहिर है जब भी एरे भेजनी है साथ में साइज़ तो भेजना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, आप देख लें। तो एरे भेज रहे हैं साथ में उसका साइज भेजें। गेट वैल्यूज़ का एक फंक्शन है जो कि यूज़र से वैल्यूज़ लेके इस एरे में सेव करवाएगा। कितनी वैल्यूज़ लेगा? जाहिर है जितनी वैल्यू स्टोर करने की गुंजाइश है वो इतनी, दूसरा पैरामीटर बता रहा होगा। तो इस
गेट वैल्यूज़ के फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे, तो ये वो एरे, ये इसका साइज है, और यहाँ पे मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करूँगा। एक एक करके भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, या एक ही प्रॉम्प्ट लाइन के अंदर भी आप इनपुट ले सकते हैं। इनके एक दफ़ा ही प्रॉम्प्ट करें, एंटर एन वैल्यूज़, एन इंटीजर से एन वैल्यूज़, और उसके बाद लूप लगा के यूज़र ने जितनी एन वैल्यूज़ एंटर की हैं उनको एरे ए में सेव करते जाएं, यूज़र से कंसोल से इनपुट लेके 3 एयर, और दैट्स इट फॉर द गेट वैल्यूज फंक्शन। इतना ही है, एरे के अंदर सेव कर दिया। अब एरे चूंकि बेस एड्रेस सिर्फ आया है, तो जब मैं ए आई को रेफर कर रहा हूँ तो एक्चुअली ओरिजिनल एरे का ith एलिमेंट रेफर हो रहा होगा, तो यूज़र ने जो भी वैल्यूज दी है वो ओरिजिनल एरे में जाके स्टोर हो रही होगी। यहाँ पे हम उस बिहेवियर का, जिसमें हम सिर्फ बेस एड्रेस की कॉपी बना रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, इनपुट लेके वहीं पे सेव कर रहे हैं। सो अब इस फंक्शन को, आपके गेट वैल्यूज़ के फंक्शन को आपने यहाँ पे लेट्स सपोज यूज़ करना है किसी एरे में इनपुट लेने के लिए। तो लेट्स सपोज कि आई डिक्लेयर एन एरे ARR2 हेयर ऑफ साइज 4, अनइनिशियलाइज्ड है अभी, और जाहिर है मैं यूज़र से इसमें इनपुट लेना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस फंक्शन गेट वैल्यूज़ को कॉल करूँगा, ARR2 भेजूँगा, साथ में एरे का साइज भेजूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो वैल्यूज़ यूज़र ने एंटर कर दी हैं उसको डिस्प्ले भी करूँ, डिस्प्ले एरे के फंक्शन की मदद से इस तरह से कॉल करूँगा, और उसका सम भी कैलकुलेट करो, और उसको भी मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जाए। ये वाली स्टेटमेंट ही रीयूज़ कर लेते हैं। yes. तो यहाँ पे मैंने एरे डिफाइन की ARR2, उसमें इनपुट लेने के लिए गेट वैल्यूज़ का फंक्शन कॉल कर दिया, डिस्प्ले एरे के थ्रू उस एरे को डिस्प्ले किया, फिर कैलकुलेट सम के थ्रू उसके सम को कैलकुलेट करवाया, रिटर्न करके सम आ गया, उसको मैंने डिस्प्ले कर दी। एग्जीक्यूट करते हैं। ARR2 का नाम हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो लेट अस कमेंट दिस आउट, जिसकी वजह से एरर आ रही है। तो ये वो पहले वाले पोर्शन की आउटपुट आ रही है, वो एंटर 4 वैल्यूज़ का कह रहा है, मैं 4 वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। सो डिस्प्ले एरे ने उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया 3672, उसका सम भी कैलकुलेट होके आ गया, विच कम्स आउट टू बी 18 इन दिस केस, 3672 का सम। सो इस तरह के फंक्शंस आप डिस्प्ले एरे का, जिस तरह हमने शुरू में यूज़ किया, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट सम का, गेट वैल्यूज़ इस तरह इनपुट लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एरे के अंदर आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, तो उसके लिए भी फंक्शंस का यूज़ किया जा सकता है। उस फंक्शन में आप एरे भेज सकते हैं और उसमें वो इनपुट स्टोर करके आपको एक तरह से भेज रहा होगा। नाउ विद इन दिस फंक्शन, क्या यहाँ पे कॉन्स्ट आना चाहिए इसके प्रोटोटाइप में? नहीं। वाई? बिकॉज इस फंक्शन का काम ही ये है कि उसमें इनपुट लेनी है यूज़र से और इस एरे में सेव करनी है, तो इसने एरे के कॉन्टेंट्स को चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे। जिस तरह डबल अप एरे में नहीं लिखा था, इस तरह ही यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज गेट वैल्यूज़ के फंक्शन ने एरे के कॉन्टेंट्स को चेंज करना है, यही इसका काम है। सो डिस्प्ले एरे या कैलकुलेट सम में कॉन्स्ट लिखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू चेंज द एरे कॉन्टेंट्स, while these kinds of functions in which you are taking input from the user or modifying the contents of the array somehow, उसके अंदर const का कीवर्ड नहीं लिखा जाएगा। और const का कीवर्ड अगर लिखना है तो वो दोनों जगहों पे लिखा जाएगा, प्रोटोटाइप में भी लिखा जाएगा और later on when you are defining that function, वहाँ फंक्शन के हेडर में भी लिखा जाएगा, लेकिन फंक्शन कॉल में नहीं लिखा जाएगा। फंक्शन कॉल करते वक्त आपने सिर्फ उस एरे का नाम ही भेजना है, कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं। So coming back to your book, this is section 7.7 still. यहाँ पे उसने अगेन शो वैल्यूज़ के फंक्शन की मॉडिफाइड इंप्लीमेंटेशन दी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कॉन्स्ट के कीवर्ड का इजाफा कर दिया, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख दिया, तो ये फंक्शन अब रीड तो कर सकेगा नम्स के कंटेंट्स को जिस तरह यहाँ पे कर रहा है, लेकिन अगर मॉडिफाई करना चाहे जानबूझ के या गलती से,
तो वो कंपाइलर उसे नहीं करने देगा, कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। यहाँ पे इस छोटी सी इसने केस स्टडी एग्जांपल के तौर पे दी है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो चंद एक फंक्शंस हैं वो मैं क्विकली डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसको डिटेल में ज़रा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा और इसका कोड भी देख लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल। गेट टेस्ट स्कोर्स, ये भी उस तरह का एक फंक्शन है जिस तरह हमने अभी इनपुट लेने वाला फंक्शन बनाया था इधर गेट वैल्यूज़ के नाम से। तो गेट टेस्ट स्कोर्स भी यूज़र से टेस्ट के क्विज़ेस के स्कोर्स एंटर करवा रहा होगा। तो अगेन इसमें नोट करें कि कॉन्स्ट नहीं है, बिकॉज इसने इस एरे में चेंज करनी है, वे यूज़र से इनपुट लेके सेव करनी है। गेट टोटल का फंक्शन डायरेक्ट टोटल कर रहा होगा, गेट लोस्ट का फंक्शन लोस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होगा। सो इन दोनों का कोई काम नहीं है कि वो एरे के कंटेंट्स को तब्दील करें, देयरफॉर कॉन्स्ट का कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया गया है सो दैट कि वो एरे के कंटेंट्स को रीड तो कर सकें। टोटल करने के लिए भी रीड करना तो ज़रूरी है ऑब्वियसली, लोस्ट के लिए भी तमाम वैल्यूज़ देखेंगे तभी पता चलेगा, रीड करेंगे तभी पता चलेगा लोस्ट कौन सी है। लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड, मॉडिफाई के राइट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख दिया गया। डेफिनेशन अगर देखें, ये गेट टेस्ट स्कोर्स का फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट मांग रहा है, जिस तरह हमने अभी लिखा था गेट वैल्यूज़ का फंक्शन, उसी तरह का ये। और गेट टोटल का फंक्शन देखें, ये सम कर रहा है, हमने भी इस तरह का फंक्शन अभी लिखा है, यहाँ पे नोट करें अगेन कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है। और गेट लोस्ट का फंक्शन है, और लोस्ट की वही लॉजिक है जो हम भी देख चुके हैं पहले, कि पहली वैल्यू को लोस्ट कह दो, उसके बाद सेकंड से ऑनवर्ड हर वैल्यू से लोस्ट को कंपेयर करो, कोई सब्सिक्वेंट वैल्यू लोस्ट से छोटी मिलती है तो लोस्ट को अपडेट करते जाओ, और आखिर में लोस्ट के अंदर इंडीड जो लोस्ट वैल्यू होगी तमाम वैल्यूज़ में से वो आ चुकी होगी, उसको रिटर्न कर दो। वेरी सिंपल। और इसका यूज़ वो कर रहा है इस प्रोग्राम में कि यूज़र से 4 टेस्ट स्कोर्स लेता है, यहाँ पे लाइन नंबर 25 में उनका टोटल करवाता है, फिर लो स्कोर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है और फिर उसकी बाकी की एवरेज कर देता है। इस तरह का काम आपने एक लैब टास्क आपको दिया था, उसमें भी आपने किया हुआ है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ वर्क के 4 में से आपने बेस्ट 3 की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो लो स्कोर ड्रॉप करना है और बाकियों की एवरेज कैलकुलेट करनी है। उसका सैम्पल रन भी उसने यहाँ पे नीचे दिया होगा। सो इसमें ये 4 स्कोर्स एंटर किए हैं और उसमें से लोस्ट अगर देखें तो वो 67 है, उसको ड्रॉप कर दें तो बाकी 75, 88 और 92 की एवरेज 85 बनती है। यू कैन वेरीफाई दैट। तो इस पूरी केस स्टडी को जो कि 3 से 4 सफ़ों में है, फंक्शन इंतहाई सिंपल है, इसको एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा। चेक पॉइंट एक्सरसाइजेज हैं सेक्शन 7.7 के एंड पे, ये भी कर लीजिएगा कंप्लीट। इन चेक पॉइंट एक्सरसाइज को अगर देखें आप, पहली वाली 7.14, यहाँ पर उसने एक एरे बनाई है, एरे 1 के नाम से 4 वैल्यूज उसमें सेव की, डबल टाइप की है, एरे 2 डबल टाइप की है, 4 साइज़ की है। और क्या इस तरह एरे को असाइन कर सकते हैं, एरे 2 इज इक्वल टू एरे 1, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये, तो इस तरह एरे असाइन नहीं हो सकती। बेसिकली एरे 1 इज़ द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है, एरे 2 इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे। तो यहाँ पे आप 2 एड्रेसेस को आपस में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ मीनिंगलेस ऑपरेशन, सो कंपाइलर विल गिव एन एरर ऑन दिस स्टेटमेंट। अगर ये काम करना है तो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी हमने कि ये लूप के थ्रू होगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स, एलिमेंट बाय एलिमेंट, आपको इन चारों एलिमेंट को एक एक करके एरे 2 में कॉपी करवाना पड़ेगा, जैसा डिस्प्ले करते हैं उस तरह लूप लगा के कॉपी करना पड़ेगा। When an array name is passed to a function, what is actually being passed? You should know the answer कि क्या पास होता है, उसका बेस एड्रेस पास होता है। Now this is interesting, when used as function arguments or arrays passed by value, इसका क्या आंसर होगा, इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। अभी पहले जो हमने डिस्कशन की है एरे की फंक्शन पासिंग से मुतालिक, वहाँ पे अगर अभी तक नहीं समझ आई तो उसको रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए और इस क्वेश्चन का जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए। 7.16 के व्हेन यूज्ड एज फंक्शन आर्गुमेंट्स आर एरेज पास्ड बाय वैल्यू, यस और नो, और अगेन यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। तो ये बाकी 2-3 चेक पॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, ये भी कर लीजिएगा, दे आर सिंपल इनफ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बाय द वे। 7.17 इसके अंदर जो यहाँ पे लॉजिक इसने यूज़ की है, इसको ज़रा ड्राई रन कीजिएगा तो इट्स विल बी हेल्पफुल इन कमिंग एक्सरसाइजेज एज वेल। आपको भी इस किस्म का काम करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो व्हाट एल्स कैन यू डू विद एरेज एंड फंक्शंस? लेट्स सपोज यू हैव दिस एरे, वही एरे अभी जो हमने पिछले एग्जांपल्स में भी डिस्कस की है।
मैं इस एरे की कॉपी बनाना चाहता हूँ, यानी कि इस एरे की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, एग्जैक्ट डिटो कॉपी बन जाए। क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये वाला काम फॉर एग्जांपल मैं अगर 8 वाला 2 बना रहा हूँ फॉन्ट साइज़ की अनइनिशियलाइज्ड, और अभी मैंने जिस तरह चेकमेट एक्सरसाइज में भी बताया, अगर आप ये काम करेंगे तो दिस वोंट वर्क because you are simply copying an address into another address. It's like copying an integer into another integer. Because this statement is equivalent to writing something like this: 45 is equal to 50, which is not allowed. Therefore, this is not allowed as well. So क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉपी बनानी पड़ेगी। नाउ मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ लूप के थ्रू, तो क्या काम करे? I want to implement a function for this purpose. I want to implement a function which will इसका नाम होगा कॉपी एरे एंड विच विल कॉपी वन एरे इनटू अनदर। तो इसके पैरामीटर कौन कौन से होंगे अगर सोचना शुरू करें तो ऑब्वियसली एक एरे इसमें जाएगी, पहली एरे उसका साइज, दूसरी एरे और उसका साइज। तो दो एरेज भेजनी है तो साथ में दोनों के साइजेस भी भेजने पड़ेंगे, पहली एरे और उसका साइज, दूसरी एरे और उसका साइज। तो पहली एरे से एलिमेंट उठाएगा और दूसरी एरे के अंदर स्टोर करता जाएगा। इस फंक्शन को अगर डिफाइन करें, यहीं पे डिफाइन करने लगा ताकि बार बार स्क्रॉल करके नीचे ना जाना पड़े। A1 जिसका साइज है N1, A2 दूसरी एरे जिसका साइज है N2। तो क्या करना है? अगेन इस एरे से एलिमेंट्स को उठाना है जिसके अंदर n1 एलिमेंट्स हैं और इस एरे में स्टोर करना है जिसके अंदर n2 एलिमेंट्स हैं। तो दिस कैन बी डन थ्रू अ सिंपल लूप। नाउ यू शुड बी एबल टू डिटरमिन के दोनों एरेज का साइज सेम होना चाहिए। अगर आप एक एरे को दूसरे में कॉपी कर रहे हैं तो n1 शुड बी इक्वल टू n2, अदरवाइज तो कॉपी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं 5 साइज़ की एरे 3 साइज़ की एरे में कॉपी नहीं कर सकता, 5 साइज़ की एरे 8 साइज़ की एरे में कॉपी नहीं कर सकता। आल्दो कि उसकी लॉजिक बनाई जा सकती है कि जी पहले 5 कॉपी कर लें, लेकिन हम फिलहाल कहते हैं कि जी सेम होना चाहिए साइज़, सेम होगा तो तभी कॉपी करेंगे, अदरवाइज अगर साइज डिफरेंट है दोनों एरेज का तो कॉपी करना मुमकिन नहीं है। सो किसी एक पे आप लूप लगा सकते हैं और यू माइट अगेन आर्गू कि पैरामीटर भी फिर साइज़ का एक ही पास करें, क्योंकि अगर दोनों एरेज का साइज़ सेम है तो एक ही पैरामीटर पास किया जा सकता है। तो वो एक भी किया जा सकता है, यहाँ पे मैंने दोनों पास कर दिए, लेटर ऑन अभी इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना है। सो किसी एक पे चेक लगा लें, n1 पे चेक लगा लेते हैं, इक्विवेलेंटली n2 पे भी लगा सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी है मैंने जो कि A1 के इंडेक्स आई से वैल्यू उठाएगी और स्टोर कहाँ करेगी, एरे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में, इंडेक्स आई। और आई है इस तरह 0 से लेके लेस देन n तक चल रहा है, लेस देन n1 तक चल रहा है। सो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा कॉपी एरे A1 पहली एरे 5 उसका साइज, A2 दूसरी एरे और 5 ही उसका साइज। इस तरह से एरे कॉपी हो जाएंगे इस फंक्शन के थ्रू। उसके बाद मैं दोनों एरेज को डिस्प्ले करके देखना चाहता हूँ कि बाकी वो कॉपी हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले एरे का फंक्शन बनाया हुआ है, उसी को यूज़ कर लेते हैं जो पहले हमने बनाया था। तो A1 को डिस्प्ले करो जिसका साइज 5 है और A2 को डिस्प्ले करो अगेन जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। A1 तो चेंज ही नहीं हुई, सो वो वैसी नज़र आएगी। और A2 भी अब 10, 20, 30, 40 एंड 50। और हमने डिस्प्ले एरे के फंक्शन में आपको याद होगा, अगर नीचे देख लें कि बेस एड्रेस भी एरे का डिस्प्ले किया था, तो बेस एड्रेस दोनों एरेज के ऑब्वियसली डिफरेंट डिस्प्ले होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ F948 इज़ द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे, एरे 1 इन मेन, एंड एरे 2 का बेस एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है F92C, काफ़ी 4 डिजिट्स हैं उसके। सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ कॉपी एरे फंक्शन। डिस्प्ले एरे तो हम पहले देख चुके हैं, कॉपी एरे का फंक्शन हमने नया इम्प्लीमेंट किया है, विच इज टेकिंग एन एरे इट्स साइज एंड टेकिंग अनदर एरे एंड इट्स साइज एज पैरामीटर्स एंड कॉपिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस फर्स्ट एरे इनटू द सेकंड एरे। वेरी सिंपल। नाउ
इसके अंदर अगर पैरामीटर्स पे गौर करें, कॉपी एरे के अंदर अगर पैरामीटर्स पे गौर करें, क्या कोई पैरामीटर्स कांस्टेंट बनाए जा सकते हैं? इस फंक्शन में बैठ के मैं A2 को तो चेंज करना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। क्या A1 को भी चेंज कर सकते हैं? कि अगर मैं ये करना चाहूँ A1i इज इक्वल टू -999, तो कोई मुझे रोक नहीं रहा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, बिकॉज जिस तरह A2 चेंज हो रहा है उस तरह मैं A1 को भी चेंज कर रहा हूँ। लेकिन ये गलत है, लॉजिकली गलत है, बिकॉज यू आर सपोज टू कॉपी द कॉन्टेंट्स ऑफ द A1 into A2 and not you are not supposed to not required to change the contents of A1 itself. but let's suppose कि मैंने गलती से काम कर दिया, तो गलती कर दी है तो अब उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। एरे 1 के कंटेंट्स तब्दील हो चुके हैं, कॉपी करने के नतीजे में एरे 1 के कंटेंट्स तब्दील नहीं होने चाहिए थे। A2 में तो सही वैल्यूज चली गई क्योंकि कॉपी पहले हुई है, ये स्टेटमेंट ऊपर है, उसके बाद मैंने -999 वहाँ पे सेव कर दी है। तो एरे 1 के कंटेंट्स एक तरह से ज़ाया हो गए हैं, वहाँ पे ये गार्बेज वैल्यूज, जंक वैल्यू एक तरह की -999 की वैल्यू आ गई। इसका हल क्या है? अब इसका हल वंस अगेन वही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि A1 इस द एरे जिसके एलिमेंट्स आपने उठाने हैं, रीड करने हैं, तो इसको मॉडिफाई करने के राइट्स नहीं होने चाहिए आपके पास। A1 को मॉडिफाई करने के राइट्स नहीं होने चाहिए आपके पास इस फंक्शन में। सो आई शुड मेक इट कांस्टेंट in the function header as well as in the function prototype. So now if I try to do something like this, compiler will stop me. This will result in a compile time error and compiler won't allow this code to compile. So I have given a read only access to this array, and obviously this can be and is modified, should be modified, therefore इसके साथ const नहीं लिखेंगे। तो again depending on the logic आप को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कांस्टेंट यहाँ पे आना है या नहीं आना, और आपने प्रोटोटाइप्स आइंदा जब भी डिसाइड करनी है आने वाली लैब्स में, फिर क्विज़ के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, तो यू शुड बी एबल टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर एरे पैरामीटर शुड बी कांस्टेंट और शुड नॉट बी। फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल दिस पैरामीटर शुड बी कांस्ट, जैसा कि हमने किया है, व्हाइल दिस वन शुडंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम आपको ये डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए। इसकी भी प्रैक्टिस यानी आपने करनी है। तो दिस वाज अ कॉपी एरे फंक्शन। इस फंक्शन को थोड़ा सा और बेहतर या रोबस्ट बनाया जा सकता है कि फिलहाल हम ज्यूम कर रहे हैं कि n1 n2 सेम होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं फंक्शन में आते साथ ही कि इफ़ n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2 तो रिटर्न फॉल्स। इसकी प्रोटोटाइप अभी चेंज करेंगे, रिटर्न टाइप भी डालेंगे इसके अंदर, एल्स अगर सेम हैं तो तभी कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद रिटर्न ट्रू। और ऑब्वियसली इस केस में अब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी बूल हो जाएगी, वॉइड नहीं होगी। और इस फंक्शन को जब मैं यूज़ कर रहा हूँगा यहाँ पे, तो तब भी मैं इसकी रिटर्न वैल्यू को या तो किसी फ्लैग वेरिएबल में सेव करूँगा, उसको यूज़ करूँगा इस तरह से। लेट्स सपोज के एरे 2 है 3 साइज़ की, तो उसके बाद मैं फिर फ्लैग के कंटेंट्स को चेक करके इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स तो आई विल प्रिंट एरेज मस्ट बी ऑफ सेम साइज। कॉपी करनी है तो एरे सेम होनी चाहिए, सेम साइज़ की होनी चाहिए। एल्स मैं फिर अगर एरे कॉपी हो चुकी है सक्सेसफुली तब तक, तो मैं उसके कंटेंट्स डिस्प्ले एरे की मदद से डिस्प्ले करता हूँ। अदरवाइज दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड। इन दिस केस सिंस एरे 2 इज़ ऑफ साइज 3, एरे 1 5 साइज़ की है, तो दिस मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। एरे कॉपी नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती 5 साइज़ की एरे 3 साइज़ की एरे में। सो I get that error message. Arrays must be of same size. So इस तरह का काम भी कर सकते हैं। अब ये फंक्शन ज़्यादा रोबस्ट हो गया कि आप ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर n1 n2 सेम नहीं है तो कॉपी करने की कोशिश ना करो, बल्कि सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दो। और यहाँ पे मैं उस फ्लैग को जो वैल्यू आ रही है रिटर्न होके उसको यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ कि एरर मैसेज प्रिंट करना है या तो फिर एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है अगर कॉपी हो चुकी।
सिमिलरली अगर एरे फांट साइज की होगी तो ऑब्वियसली एरे कॉपी हो जाएगी और कॉपी होने के बाद मुझे आउटपुट नज़र आ जाएगी। इस केस में ऑब्वियसली एरर मैसेज दिखाई नहीं देगा। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पे इस फ्लैग की जगह फ्लैग नहीं यूज़ करते तो यू कैन यूज़ द फंक्शन कॉल एज वेल। कंप्लीट फंक्शन कॉल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन कॉल के रिजल्ट को आप पहले किसी फ्लैग वेरिएबल में सेव करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। आई कैन डायरेक्टली यूज़ द फंक्शन कॉल इन द इफ कंडीशन। कॉल दिस फंक्शन, जो भी रिटर्न वैल्यू आती है उसको कंपेयर करो फॉल्स से। अगर वो फॉल्स है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करो, अदरवाइज अगर वो फॉल्स नहीं है यानी कि ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये भी वही काम करेगा। ठीक है जी। लेकिन इफ़ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद दिस यूजेज, ऑल्दो यू शुड बी, तो यू कैन ऑलवेज यूज इट दिस वे, इस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया कि पहले उसकी रिटर्न वैल्यू को एक बूल टाइप के वेरिएबल में सेव कर लें, नाम कुछ भी रख सकते हैं, फ्लैग रख लिया मैंने, उसको फिर यूज़ कर लें। नाउ यू शुड गो एंड मॉडिफाई दिस फंक्शन, या इसकी एक और वर्जन इंप्लीमेंट करें जिसकी प्रोटोटाइप एग्जैक्टली यही होगी। इसका नाम होगा रिवर्स कॉपी एरे। टू डू ये आपने करना। रिवर्स कॉपी एरे की लॉजिक क्या होगी? यही होगी कि दो एरेज आ रही हैं, पहली एरे से वैल्यूज कॉपी करनी है दूसरी के अंदर। पहली एरे कॉन्स्ट होगी क्योंकि उसको सिर्फ रीड करना है, और दूसरी एरे कॉन्स्ट नहीं होगी क्योंकि उसमें मॉडिफाई भी होना है। और अगर साइज सेम नहीं है तो इट शुड रिटर्न फॉल्स। और लेकिन जब कॉपी करनी है तो इट शुड कॉपी इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी कि अगर मैं ये वाली एरे कॉपी करता हूँ एक दूसरी एरे में रिवर्स ऑर्डर में, तो दिस एरे 2 शुड नाउ कंटेन 50, 40, 30, 10, 20 एंड 10, द रिवर्स ऑफ दिस एरे 1। तो वो भी इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये आपने करना है, इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और यूजफुल फंक्शन जिसकी आपको अक्सर एरेज के साथ ज़रूरत पड़ती है, इस कॉल्ड सर्च। सर्चिंग का फंक्शन आपने लेट्स सपोज इम्प्लीमेंट करना है। एक एरे है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, और उसके अंदर कोई वैल्यू आपको दी जाती है कि उसको सर्च करके बताएं कि वो वैल्यू मौजूद है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स का डिसीजन लेना है। अब ये सर्चिंग की लॉजिक आप लेट्स सपोज इस एरे के अंदर एक वैल्यू लेनी है सर्च करने के लिए, यूज़र से भी ले सकते हैं, खुद से भी फिक्स कर सकते हैं, जिस भी तरह से करना चाहें। यहाँ पे आप वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेन के अंदर ही, कि एरे के अंदर से वो वैल्यू तलाश करो, अगर मिल जाती है कहीं पे तो इंडिकेट ट्रू, अदरवाइज इंडिकेट के वैल्यू नहीं मिली, फॉल्स वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे। आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन, क्योंकि हम एरेज को फंक्शन में पास करने की बात कर रहे हैं, और लेटर ऑन इन दिस कोर्स अब जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे वो फंक्शन बेस्ड ही होंगे। लॉजिक को फंक्शन में डिवाइड करके फंक्शन में तोड़ के ही लिखेंगे, हमेशा मेन में पूरा कोड नहीं लिखेंगे। तो देयरफॉर हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस मज़ीद करनी है कि एरेज फंक्शन में पास कैसे की जाती हैं। ऑलरेडी हमने आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, मज़ीद भी हम सर्च के फंक्शन को भी इसी तरह इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। सो आई वॉन्ट टू राइट अ फंक्शन सर्च, रिटर्न टाइप इसकी बूल है, इट विल टेक एन एरे of integers, its size obviously, and another integer, ये वो वैल्यू होगी, तीसरा पैरामीटर वो वैल्यू होगी जिसको आपने सर्च करना है। ये इसकी प्रोटोटाइप, इसको डिफाइन भी यहीं पे कर लेते हैं। ये वो एरे ए है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए दे दिया नाम। ये उसका साइज है n, और ये वो वैल्यू है जिसको सर्च करना है। वैल भी हो सकता है नाम। टिपिकली सर्चिंग की टर्मिनोलॉजी में जिस वैल्यू को तलाश करना है आपने उसको की कहा जाता है, की या की वैल्यू। सो दिस इज द स्केलेटन ऑफ द फंक्शंस डेफिनेशन। आई एम गिवन अ की विच इज आई एम सपोज टू सर्च इन दिस एरे जिसका साइज ये है, एरे उसका साइज और की वैल्यू जो कि तलाश करनी है। मिल जाती है की वैल्यू कहीं पे भी तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिलती तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे?
आई हैव एन इंडेक्स है जो कि मैं 0 से शुरू करूँगा। यहाँ पे एक ज़ाहिर है लूप लगा होगा जिसकी कोई कंडीशन आएगी, इसकी तरफ आते हैं। अभी कंडीशन क्या होगी, आई विल चेक एट ईच इंडेक्स वेदर माई वैल्यू इज़ देयर और नॉट। इफ़ ए आई, किसी इंडेक्स आई पे अपनी एरे ए के मुझे की वैल्यू मिल जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसी वक्त ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए। मुझे बाकी एलिमेंट्स में सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे की वैल्यू इस इंडेक्स में मिल गई है। सो आई शुड सिंपली रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर वैल्यू नहीं मिलती तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं करना। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज एरर इन दैट सेंस कि दिस इज लॉजिकली रॉन्ग। वाई? बिकॉज इट विल सिंपली लुक एट द फर्स्ट इंडेक्स, आई 0 तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे, अज्यूम के कंडीशन इज ट्रू। अभी आते हैं उसकी तरफ कि क्या होगा। तो चेक करेगा इंडेक्स 0 पे की मिल गई तो वहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा, कर देना चाहिए। देखिए कि पहले इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है तो फॉल्स नहीं रिटर्न करना। फॉल्स रिटर्न करने से, रिटर्न की स्टेटमेंट से फंक्शन टर्मिनेट हो जाता। तो बाकी इंडेक्सेस तो आपने चेक ही नहीं किए। लेट्स सपोज कि ये एरे आपको दी गई है और आपको कहा जाता है इस एरे में तलाश करें 30, तो आपको पहले इंडेक्स पे ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि 30 यहाँ पे नहीं है, यहीं से आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हालांकि 30 थोड़ी देर बाद पड़ा हुआ है एरे के अंदर, लेकिन आपने वहाँ तक जाने का वेट ही नहीं किया, लूप वहाँ तक चलने नहीं दिया। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉल्स नहीं रिटर्न करना। फॉल्स आप सिर्फ तभी रिटर्न करेंगे जब आप पूरी एरे से देख आए हैं और की कहीं पे भी नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये लूप तब तक टर्मिनेट कर चुका है, तब जाके कहीं फॉल्स रिटर्न करने का डिसीजन आप कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट द लूप हेयर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली लूप की कंडीशन आएगी आई इज लेस देन एन, यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके आपने प्रोसेस करना है और यहाँ पे आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हो। Simple enough. So now I is starting from 0 while I is less than n. I am checking whether my value is there at index I. If it is, return true. If it is not, I को increment करो, अगले index पे जाओ और check करो. Now this loop will keep repeating until I find my key value somewhere. जहाँ पे भी मिलेगी वहीं से मैं return true कर जाऊँगा, loop भी खत्म हो जाएगा, function भी खत्म हो जाएगा और calling function में control वापस चला जाएगा। Otherwise, let's suppose कि element is not there. एलिमेंट है ही नहीं एरे के अंदर, तब क्या होगा, ये लूप चलते चलते लेट्स सपोज के 5 एलिमेंट हैं मेरी एरे में, n is 5। सो जब i 4 होगा, इंडेक्स 4 पे भी मेरी की वैल्यू नहीं मिलेगी तो i इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। नाउ 5 इज नो लॉन्गर लेस देन 5, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप से मैं बाहर निकलूंगा। तो नाउ आई शुड रिटर्न फॉल्स हेयर बिकॉज आई हैव सीन द होल एरे। अगर वैल्यू कहीं होती तो अब तक मुझे मिल गई होती और मैं रिटर्न ट्रू कर चुका होता, लेकिन रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, मैं यहाँ पे आ गया। दिस मीन्स के वैल्यू इज नो वेयर इन द एरे, गिवन एरे में वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो आई शुड सिंपली रिटर्न फॉल्स। तो दिस नाउ कंप्लीट्स माई सर्च फंक्शन एंड दिस काइंड ऑफ सर्च फंक्शन, दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम टू सर्च अ गिवन एरे ऑफ एलिमेंट्स फॉर अ डिजायर्ड एलिमेंट इज कॉल्ड, कंप्यूटर साइंस में इसे, इस एल्गोरिथम को लीनियर सर्च कहा जाता है। तो इसका नाम भी हम लीनियर सर्च ही रख लेते हैं, फंक्शन का भी। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च बिकॉज इट सर्चेज द कंटेंट्स ऑफ द एरे लीनियरली स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 देन गोइंग टू इंडेक्स नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। यू कैन गो द अदर वे अराउंड एज वेल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, डिक्रीमेंट आई इन ईच आइटरेशन एंड एग्जीक्यूट अंटिल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस तरह वो वाली वेरिएशन तो आप खुद इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, जो कि एरे को रिवर्स ऑर्डर में सर्च कर रहा होगा वो भी लीनियर सर्च का ही फंक्शन, लेकिन इस केस में हम 0 से शुरू करके एरे के अंदर आगे इंक्रीजिंग इंडिसेस पे, हायर इंडिसेस पे जा रहे हैं। तो दिस इज़ द लीनियर सर्च फंक्शन। इसको इस्तेमाल करते हैं अब गिवन एरे में कोई वैल्यू सर्च करने के लिए। तो लीनियर सर्च का फंक्शन मैंने कॉल करना है, एरे 1 पहला पैरामीटर, 5 उसका साइज और वैल्यू जो मैंने सर्च करनी है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ मुझे 30 सर्च करके बताओ 30 है कि नहीं है इस एरे के अंदर। तो क्या करेगा, ये वाला एल्गोरिथम, ये वाला फंक्शन यहाँ पे चेक करेगा 30 है पहले इंडेक्स पे नहीं, दूसरे इंडेक्स पे नहीं, तीसरे इंडेक्स पे मिल जाएगा, तो इट विल रिटर्न ट्रू।
तो since this function is returning a bool value, I must again store it into some variable. फ्लैग वेरिएबल एक f1 के नाम से बना लेते हैं और उसको चेक करके I can make a decision if f1 is true तो सी आउट 30 is found, else 30 या इसको जेनेरिक कर लें वैल्यू फाउंड एंड वैल्यू नॉट फाउंड. So in this case this message should be printed. Value found का message print हो रहा है indicating that search was successful. If you try to search any value which is not there in the array, it will print the other message value not found. And once again जैसे मैंने पहले कहा, you can use the entire function call this instead of this f1 here. f1 को ना यूज़ करें, डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल यहाँ पुट करके भी यूज़ किया जा सकता है. सो दिस इज़ द सिंपल लीनियर सर्च फंक्शन विच इज़ अ वेरी यूजफुल फंक्शन. अगेन आने वाले दिनों में काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है. तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन. और इसकी दूसरी वेरिएशन जो मैंने कहा वो भी खुद से इम्प्लीमेंट कर लें तो इट वुड गिव यू गुड प्रैक्टिस इन विच यू विल सर्च द एरे इन रिवर्स ऑर्डर. दैट इज इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 यू वुड स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स n-1 और बैकवर्ड्स जाएंगे एरे के अंदर. तो उसके मुताबिक आपको ये कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली स्टेटमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये कर लीजिएगा चेंज. So this was linear search, or this logic which we have used to search an array of integers can be used for other types of arrays as well. For example, let's say I want to implement another function. linear search के नाम से एक और फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, अगेन फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जिसमें मैं डबल्स की एरे में सर्च कर रहा हूँ. अब प्रोटोटाइप में क्या चेंज आएगी, एरे ऑफ इंटीजर्स थी, अब मैं एरे ऑफ डबल्स है. साइज ऑफ द एरे इज द सेकंड पैरामीटर, ये तो इंटीजर ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा. तीसरा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर वुड नाउ बी अ डबल वैल्यू. इंटीजर्स की एरे में इंटीजर सर्च किया जा सकता है, सिमिलरली डबल्स की एरे में डबल वैल्यू सर्च की जाएगी, तो की टाइप भी डबल हो जाएगी. सिमिलरली एक और फंक्शन लिखा जा सकता है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स की एरे आ रही हो, उसका साइज आ रहा हो, और एक और स्ट्रिंग आ रही हो जिसको सर्च करना. तो एक स्ट्रिंग्स की एरे, नामों की एरे, लेट्स सपोज नेम्स की एरे, और उसके अंदर एक गिवन नेम आपने सर्च करना है, या कोई भी स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर कोई एक गिवन स्ट्रिंग सर्च करनी है. तो इस साइज वाला पैरामीटर तो इंटीजर ही रहना है बिकॉज इट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द एरे, देयरफॉर इट विल रिमेन इंटीजर. द साइज, द टाइप ऑफ द एरे एंड द टाइप ऑफ दिस थर्ड पैरामीटर विच इज़ द की वैल्यू विच यू आर ट्राइंग टू सर्च विल चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली. यहाँ पे इंट है पहली वेरिएशन में, दूसरी वेरिएशन में डबल है, तीसरी वेरिएशन में स्ट्रिंग है. लॉजिक उसकी यही होगी बिल्कुल. तो ये दोनों भी आपने डबल्स की एरे में सर्चिंग और स्ट्रिंग्स की एरे में सर्चिंग भी इम्प्लीमेंट कर लेनी है. इसके अलावा किसी और टाइप की एरे में सर्चिंग करना चाहें तो वो भी आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लॉजिक विल रिमेन द सेम जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की. तो कम से कम ये दोनों ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 7.7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक विच इज़ एरेज एज फंक्शन आर्गूमेंट्स. एरेज फंक्शन में कैसे भेजी जाती हैं उसकी मल्टीपल एग्जांपल देखी हैं. फिर कॉन्स्ट के साथ उसका इस्तेमाल देखा है हमने कि आपने फंक्शन में एरे भेजनी है, आप नहीं चाहते कि फंक्शन उसको मॉडिफाई करे, एरे को मॉडिफाई करे, तो कॉन्स्ट का कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड लीनियर सर्च एल्गोरिथम एज वेल, कि लीनियर सर्च के एल्गोरिथम के थ्रू आप किस तरह वो लीनियर सर्च की लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू अ फंक्शन यूजिंग एन एरे. इसके अलावा कॉपी एरे का फंक्शन भी देखा है, कॉपी रिवर्स का फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया है. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे.